कॉन्सेप्ट जिसमें कि हमें मीडियम के जो बाउंड्री है उससे कितनी डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट दिखेगी एपरेंट डेप्थ, उसका फॉर्मूला मिला था डी डैश, तो आ गया था डी इंटू म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या हुआ करता था, म्यू ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम अपॉन म्यू ऑफ इंसिडेंट मीडियम, ये याद रखना, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट तो नहीं था, एक क्वेश्चन किया था हमने, चलो कर लेते, डाउट है किसी को 9.1 और 9.2 में, क्या बात है, अरे वो अगली बार देख लेंगे। और कोई डाउट है उसके अलावा, वो भी अगली बार देख लेंगे, ठीक है। चलो अगली हेडिंग लिख लेते हैं। मैंने बस इसलिए दे दिया कि आप अटेम्प्ट कर लो, डिस्कस तो किसी भी एक दिन कर लेंगे, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो अगला टॉपिक है एपरेंट हाइट। एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ मतलब हम समझ गए थे कि अगर किसी चीज की एक्चुअल डेप्थ हमें दी हुई है और हम दूसरे मीडियम से देख रहे हैं तो कितनी डेप्थ हमें दिखेगी उसे हम एपरेंट डेप्थ कहते हैं। सिमिलरली अगर हम एक मीडियम में हैं और कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर है बाहर वाले मीडियम में, तो वो कितनी हाइट पर दिखेगी उसे एपरेंट हाइट कह दिया जाता है। तो इसके लिए एग्जांपल ले सकते हो, मान लेते हैं यहाँ पे एक मीडियम का μ1 दिया हुआ है, यहाँ पे μ2 दिया हुआ है, ये मैं नॉर्मल बना लेता हूँ कुछ इस तरह से, है ना। और मान लेते हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा नीचे कर लो, मान लेते हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है O, ठीक है। तो सरफेस से उसकी जो डिस्टेंस है इसे हम कह देंगे h, यानी कि उसकी हाइट। इस केस में जो ऑब्जर्वर है वो इस मीडियम के अंदर बैठा हुआ ऊपर देख रहा है, तो यही बताना है कि उसे हाइट कितनी दिख रही होगी सरफेस से, है ना। तो क्या होगा, इस बार रे ऑब्जेक्ट से निकलेगी, इस केस में मान लो दे दिया गया है μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है ना। रे इस तरह से आती है और यहाँ पे इंसिडेंट होगी, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। रे किस तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो कुछ इस तरह से बेंड होके रे निकल जाती है, ठीक है ना। तो ये रे आती हुई कहाँ से लगेगी, अगर हम ये ट्रेस करें पीछे जाकर, अगर आप ये ट्रेस करते हो कि रे आती हुई कहाँ से लग रही होगी, तो कुछ यहाँ से आती हुई लग रही होगी जहां ये दोनों रेज मीट करेंगी। तो ये जो है O डैश, ये पोजीशन हमें दे देती है एपरेंट हाइट, या जिसे हम कह सकते हैं H डैश। समझते हो, सेम डेरिवेशन है एग्जैक्टली, ये I है तो ये एंगल हो गया I, ये एंगल है R तो ये एंगल हो गया R, इसे मैं कह देता हूं X। सिंपली हम लिख सकते हैं μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, और क्योंकि I और R स्मॉल है तो मैं लिख सकता हूं μ1 tan I इज इक्वल टू μ2 tan R, क्योंकि I एंड R आर स्मॉल। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, μ1 tan I की वैल्यू क्या हो गई, x/h इज इक्वल टू μ2, ये हो गई x/h डैश, या h डैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी h इंटू μ2 बाय μ1। μ2 देखो कौन से वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इंसिडेंट या रिफ्रैक्टेड, आंखों से देख लो, रिफ्रैक्टेड। तो फॉर्मूला अभी भी क्या बना, h डैश इज h इंटू म्यू रिलेटिव। तो डेप्थ का फॉर्मूला हो या हाइट का फॉर्मूला हो, आप तो जनरलाइज कह दो कि ये एपरेंट डिस्टेंस का फॉर्मूला है फ्रॉम द बाउंड्री। बात समझ आ रही है, तो डेप्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, सिर्फ हमें याद रखना है कि म्यू रिलेटिव का मतलब क्या होता है। बिल्कुल, इसे हम लिख लेंगे म्यू रिलेटिव
it is mu of refracted medium upon mu of incident medium. ठीक है, जनरल लिख दिया मैंने। कोई भी डिस्टेंस दिया हो आपको बाउंड्री से, तो डी डैश आप एपरेंट डिस्टेंस बाउंड्री से बता सकते हो, सिंपली डी इंटू म्यू रिलेटिव। सवाल कर लेते हैं। बर्ड और फिश वाला क्वेश्चन कराया क्या मैंने? नहीं सर। कल कौन सा क्वेश्चन कर रहा था? ये भी सिंपल है। नीचे पानी पुराने जमाने के फाइव टोटल डिस्टेंस 15 कह रहे हो आप? 50।
ठीक है वहाँ पे S3 तो सेकंड का फोटो टेस्ट का कंटेंट देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन। 50 और अलग अलग आ रहा है क्या सबका? अंकित जी अलग आ रहा है आपका? चलो भाई पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले में बोला गया है एस सीन बाय फिश, यानी देखने वाला कौन है? फिश। ठीक है, तो मछली देखने वाली है तो लाइट किधर से किधर जा रही होगी? मछली ऑब्जर्वर है तो लाइट ऑब्जर्वर की आंख में जानी चाहिए, यानी मछली बर्ड से लाइट आई होगी और मछली की आंख में गई होगी। तो म्यू इज इक्वल टू 1 जो है वो है आपका इंसिडेंस का मीडियम, और म्यू इज इक्वल टू 4/3 जो है वो है आपका, कोई बात नहीं, सब दर्पण क्यों हो जाते हो भाई? म्यू इज इक्वल टू 2 जो है दिया हुआ है वो दिया गया है वाटर का, या जिसमें भी तैर रही है मछली उसका म्यू। अब सिंपली मैं लिख दूंगा, हमसे पूछा गया एस सीन बाय फिश, एच डैश निकालना है आपको। एच डैश क्या हो जाएगा? हो जाएगा ये 10 मीटर तो एज इट इज दिखेगा, प्लस 20 इंटू म्यू रिलेटिव, यानी म्यू ऑफ रिफ्रैक्शन 2 बाय इंसिडेंस 1। एच डैश आपको मिल गया 50 मीटर। कितना आसान। ठीक है, सेकेंड पार्ट के अंदर क्या कर देंगे? 3 बाय बर्ड, अगर बर्ड देख रही है तो रे किधर से किधर जाएगी? फिश से जाएगी और ऊपर। तो रिफ्रैक्शन इस बार एयर में हो रहा है, तो डी डैश क्या हो जाएगा? 20 तो एज इट इज रहेगा, प्लस 10 इंटू रिफ्रैक्शन हो रहा है 1 में 2। किसी को कोई डाउट? दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन।
20/3 or 40. Later 20/3 or 40/3. 20/3 और 40/3 राइट। कोई नहीं जवाब दे पा रहे हो तो ऐसे मत करो, यही चीज की प्रैक्टिस करनी है। जो एडवांस एडवांस कहते हो जो पेपर होगा उसमें देखा हुआ सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। तो अब यहीं पे सोचो कि क्या करना चाहिए। फॉर्मूला तो नहीं लिखाएंगे ना, चाहे तो लिखा भी सकते हैं पर फिर क्या फायदा है। सोचो कि आपको क्या दिया हुआ है और आपको एक फॉर्मूला पता है, वो किस चीज का पता है। आया? चलो पहले केस में कौन देख रहा है, बर्ड। तो रे कैसे जा रही है ये समझ आएगा आपको, ऐसे जा रही होगी, ठीक है ना। इसलिए आती मैं ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ठीक है। फिर तो स्ट्रेट लाइन में चलती है ना। अब आपको क्या पूछा गया है, पूछा गया है स्पीड ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, यानी बर्ड के रिस्पेक्ट में फिश की स्पीड कितनी है। स्पीड क्या होती है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि फिश के रिस्पेक्ट में, सॉरी बर्ड के रिस्पेक्ट में जो फिश की डिस्टेंस है वो किस रेट से बदल रही होगी, यही तो पूछा गया। हाँ समझ आ रही है। तो बताओ बर्ड के देखने पर उसे जो डिस्टेंस दिखाई देगा, अगर मैं उसे h कह देता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। इसे मैं कह देता हूं कुछ y और इसे मैं कह देता हूं कुछ x। तो क्या होगा बताओ, डिस्टेंस बर्ड को y तो एज इट इज दिखेगा, प्लस x की जगह पे x इंटू म्यू रिलेटिव दिखेगा, है या नहीं। तो ये हो जाएगा y प्लस x इंटू म्यू रिलेटिव रिफ्रैक्शन अपॉन 4/3। बात समझे। अब आपको h के बदलने की रेट ही तो बतानी है, क्योंकि h क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस तो नहीं है ना। तो रिलेटिव डिस्टेंस जिस रेट से बदल रही है, यानी कि dh/dt, ये सिंपली क्या हो जाएगा, dy/dt प्लस 3/4 इंटू dx/dt। समझ आया। dy/dt क्या लिख सकता हूं मैं, -10 क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, प्लस dx/dt इंटू 3/4, तो 3/4 इंटू x बदलने की रेट -5, x भी डिक्रीज हो रहा है। समझ आ रहा है, साइन सही से रखना तो ना गलत आएगा। तो यहां से आपको dh/dt की वैल्यू जो मिलती है वो कितनी मिल जाएगी, 45/4, वो मिलेगी -45/4 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या बता रहे हैं, सर 55 मेरा भी गलत करा देता है, -55/4 मीटर पर सेकेंड आएगी। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि बीच की डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रही है। केस तो कोई सा भी आ सकता है, मछली हो सकता है दूर भाग रही होती, ये तो दबंग मछली है उसी की तरफ चले जा रही है ना। ये पहला पार्ट हो गया। सेकंड का बताओ क्या आएगा, इसी तरह से करके, अगर पहला नहीं हो पाया था तो।
पता नहीं आंसर -55/3 आया था। साइन तो बेटा ये बचपन में सिखाया गया था आपको, कोई भी चीज डिक्रीज होती है उसकी रेट ऑफ चेंज नेगेटिव लिखी जाती है। अब आप सोचो फिश ऊपर जाएगी तो जो एक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, तो -5 डिक्रीज। अब इनमें से कोई उल्टा चल रहा होता तो उसको प्लस लिख देते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी अगर फिश को नीचे चलाने लग जाते हैं। तो आप बर्ड में तो माइनस लेते पर फिश में प्लस लेते। सीन बाय फिश में ऑब्वियसली अब इंसिडेंस हो रहा होगा किसके अंदर, एयर के अंदर, और रिफ्रैक्शन हो रहा है वाटर के अंदर। अब अगर आप h लिखते, आप लिख सकते हो फिश कोड, ये x तो एज इट इज दिख रहा होगा, प्लस y इंटू म्यू रिलेटिव, यानी कि x प्लस y इंटू म्यू रिलेटिव। इस बार रिफ्रैक्शन का है 1 नहीं 4/3, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर देंगे तो dh/dt, इस केस में हमें मिल जाएगा कितना, dx/dt, x को डिक्रीज करने के लिए -5 प्लस 4/3 इंटू y को डिक्रीज करने के लिए दिक्कत। तो ऐसे आएगा एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट के ऊपर क्वेश्चन। चलो आगे लिख लो। अगला ऐसे ही टॉपिक है, विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम। तो दो मीडियम दिए गए हैं हमें, μ1 और μ2, और मान लो कि दिया गया है μ2 इज ग्रेटर देन μ1, और रेज आती है। इस बार क्या है, कई सारी रेज है, एक पूरी बीम है। बीम क्या होता है, पैरेलल रेज का कॉम्बिनेशन है ना। तो आगे कुछ इस तरह से गिरेंगे, इंसिडेंट हुए। आप देख सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर बात करें तो ये हो गया I। सिमिलरली यहाँ भी क्या होना चाहिए, I। ये इंसिडेंट बीम है हमारी। इसकी विड्थ कौन सी कहलाती है, अगर इसको नाम में O दे दूं और इसको A दे दूं तो क्या OA विड्थ है बीम की? नहीं बेटा, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना कभी। अरे विड्थ ऑफ द बीम पूछा है, ये होती है विड्थ। पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस का समूह जा रहा है तो एंड वाली रेज के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोला जाता है विड्थ। तो अगर मैं कह देता हूं W0, ये है विड्थ ऑफ इंसिडेंट बीम, विड्थ ऑफ इंसिडेंट बीम। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम क्या होगी? सवाल सबको समझ आया? अब क्वेश्चन में नोन क्या क्या है, μ1, μ2, W0 और I। तो जो आंसर आप दो वो इन्हीं के टर्म्स में होना चाहिए, है ना। WR नहीं बोल देना, बता देते हैं कई लोग ऐसे आंसर बोलते 11th में खास करके। क्या होगा एंगल थीटा, क्या होगा मास M। क्या मतलब, ऐसे सोच रहे हो कि ऐसी कुछ भी बोलूंगा और वो फॉर्मूला बन जाएगा? माना कि चैप्टर में तुम स्ट्रांग हो पर इतने भी नहीं, फिर तुम्हारा कहा हुआ फॉर्मूला बन जाए। कोई लैब वाला क्या लॉजिक क्या लगाया इसमें आपने, डी डैश वाला क्या उसमें क्या?
चाहिए तो हमको कुछ नहीं, होगा क्या ये बताओ। विड्थ उतनी ही होगी, ये भी एक आंसर है। और इसका कोई लॉजिक सर बोलिए। बिल्कुल हो सकता है, प्रूव कर सकते हो। मैथमेटिकल है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम है। जो कुछ होगा ज्योमेट्री से होगा, ज्योमेट्री बचपन में सिखाई गई, उसके बाद सिखाई नहीं गई है, वही यूज करना है बस। बस ड्रॉ करना है डायग्राम। हाँ सेम होगी। W naught sec I sec R. सही। अब इसमें आर को बस वो पुट कर देंगे इन सब के टर्म्स में, पर यही वाला याद रखना होता है। देखो कैसे होगा। तो बस क्या करना है आपको, रिफ्रैक्टेड रे बनानी है और कुछ नहीं करना। ऐसे गई होगी, जाएंगी तो वो भी पैरेलल, क्योंकि ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल क्या होगा आर। इनकी विड्थ को क्या कह सकते हैं, इस तरह से अगर मैं एक लाइन बना दूं तो ये हो जाएगी विड्थ डब्ल्यू आर। अरे बोलो, ये एंगल अगर आई है तो क्या ये एंगल आई होगा, विश्वास से बोलना है, ऐसे ही नहीं। ये आर है तो क्या ये एंगल आर होगा। तो ओ ए जो है इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, डब्ल्यू नॉट बाय साइन कॉस आई। अब यहाँ गलती कुछ लोग ये कर देंगे कि कंपोनेंट डी गलत ले लेंगे, अपॉन कॉस आई आएगा कि नहीं आएगा। ऊपर वाला ट्राइंगल देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनस ओ ए है, और ये आपको डब्ल्यू नॉट पता है, तो बाय कॉस आई आएगा ना। और इसी को क्या लिख सकता हूँ, डब्ल्यू आर कॉस आर। अरे समझ आया कि नहीं आया यार, इसमें दुखी नहीं हो सकता कोई, संभव नहीं है इसमें दुखी हो पाना। ये ऊपर वाला ट्राइंगल है ना, ये है राइट एंगल, तो ये नहीं कि डब्ल्यू नेट कॉस आई को ये लिख दो ओ ए, ऑब्वियस है। यहां से आपको मिल गया भाई डब्ल्यू आर की वैल्यू, क्या मिल गई हमें, डब्ल्यू नॉट यहाँ भी मैंने वही किया, आई गई। एक सेकंड रुकना जरा, डब्ल्यू आर कॉस आर ही आ रहा है ना, I cos R. ओ ए की वैल्यू क्या लिखते हैं, ओ ए है W R by cos R. वो सही है कॉस आई, और यह है क्या हो जाएगा, W R by cos R. डब्ल्यू आर बाय कॉस आर। तो डब्ल्यू आर क्या मिल जाएगा हमें, डब्ल्यू नॉट कॉस आर बाय कॉस आई, ऐसे याद रख लो, क्योंकि ये अब हम कन्वर्ट करेंगे ना तो काफी बुरा सा हो जाएगा, पर आंसर आपको उसी में देना होगा। बस मुझे कॉस आर की वैल्यू चाहिए, वो कैसे निकाल सकते हैं, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो साइन आर की वैल्यू आपको मिल गई, ये होगा म्यू वन साइन आई अपॉन म्यू टू। ट्राइंगल बना लोगे, इसे कह दोगे आर, तो साइन आई यानी कि ये है म्यू वन साइन आई, ये है म्यू टू, ये अंडर रूट ऑफ म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। अरे समझ आया, पुट कर दो। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, डब्ल्यू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट अपॉन कॉस आई, आई तो नोन है ना, और इंटू कॉस आर को लिख देंगे अंडर रूट ऑफ म्यू टू स्क्वायर माइनस म्यू वन स्क्वायर साइन स्क्वायर आई बाय म्यू टू। जो चाहो वो वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ऑब्वियसली ये मत रखना, याद रखने लायक नहीं है ये। YouTube को निकालने के लिए ले लीजिए वाला फॉर्म। छोड़ो, वही याद रख लो ना, वो सही है, या कुछ भी मत याद रखो तो ज्योमेट्री सही हो जाएगा ड्रॉ करके।
हो गया? तो कुछ नहीं होगा। जब परपेंडिकुलर बीम आती है तो रिफ्रैक्शन होता ही कहाँ है दोस्त? हाँ, सीधा 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 देख ले, तो छोड़ के नहीं संभव है। हो गया क्या? देखो सवाल, a width a beam of width 10 millimeter is incident on the surface of water from air at 37 degree. Find width of refracted beam. कोई फॉर्मूला मत यूज करना। ये मान के चलो जब एग्जाम देने जाओगे याद नहीं रहने वाला हो, तो सॉल्व भी करो, ठीक? ये फॉर्मूला याद रखो बस। क्या था? W0, बस ये याद रखो। ओके, तो स्नेल्स लॉ लगा देंगे। μ1 sin i ये होना चाहिए μ2 sin r। μ1 है 1, sin i की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू μ2 यानी कि 4/3 इंटू साइन r। तो साइन r यहाँ से मिला 9/20। ट्रायंगल बना लो। कितना मिल गया? 400 माइनस 81 319। तो बस WR ये हो जाएगा, बिट्स कितनी थी? 10 mm इंटू कॉस r और अपॉन कॉस i। कोई दिक्कत? आगे लिखिए हेडिंग, नॉर्मल शिफ्ट बाय अ स्लैब।
हम्म, इससे पहले जो हेडिंग हमने देखी स्लैब के लिए वो है लैटरल शिफ्ट बाय स्लैब। लैटरल शिफ्ट क्या होती है? अगर हमारे पास एक स्लैब है और एक रे आके उसके ऊपर इंसिडेंट होती है और दोनों तरफ मीडियम अगर सेम है तो देखा जाता है कि रे अनडिविएटेड मूव करती है, यानी जिस लाइन के अलॉन्ग वो मूव कर रही थी उसी लाइन के अलॉन्ग मूव करती है, बस वो स्पेस में खुद से पैरेलल शिफ्ट हो जाती है। वो स्पेस में खुद से पैरेलल जो शिफ्ट होती है उसे हम कहते हैं लैटरल शिफ्ट। बात समझ आई? यहाँ पे उसी वजह से कह सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट आती है। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है? आप कभी भी किसी ऑफिस में गए हो और अगर वहां पे टेबल के ऊपर कांच की एक स्लैब रखी हुई है और नीचे कुछ भी रखा गया पेपर है तो थोड़ा सा आपको उठा हुआ दिखता है, थोड़ा सा पास दिखता है, तो उसी शिफ्ट को कहा जाता है नॉर्मल शिफ्ट। यानी बेसिकली ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो शिफ्ट क्रिएट करती है स्लैब उसे कहते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो यहाँ लिख लो, शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसे हम नॉर्मल शिफ्ट कहने वाले हैं। तो मान लेते हैं ये हमारी स्लैब है, ए बी मैं यहाँ नाम दे रहा हूँ सी और डी, ठीक है। चलो, यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट है एक ओ और यहाँ से आप देख रहे हो ये डिस्टेंस मैं कह देता हूँ कुछ x है, ये डिस्टेंस हम कह रहे हैं t। तो यहाँ पे t क्या है? t है थिकनेस ऑफ स्लैब। कितने लोग समझते हैं स्लैब रखी कैसे गई है? ये 3D में रखी गई है, समझ आ रहा है ना? स्क्रीन के अंदर जाती है, ऐसे फ्लैट नहीं रखी गई है, समझ? t है थिकनेस ऑफ स्लैब और ये डिस्टेंस हमें दिया गया है y। तो अगर हमसे पूछा जाए, इसे मैं कह देता हूँ μ2 और इसे मैं कह देता हूँ μ1, तो आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई, तो आप क्लियरली देख सकते हो x प्लस वाई प्लस टी। ये तो कोई पूछेगा नहीं, है ना? पूछा क्या जाएगा आपसे? एपरेंट डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट की, यानी कहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रही होगी। अब हुआ क्या होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन, एपरेंट हाइट, एपरेंट डेप्थ और नोट बना के हमने लिख लिया एपरेंट डिस्टेंस। तो होगा क्या कि रे जब यहाँ से चलना शुरू करेगी और यहाँ टकराएगी, मान लेते हैं स्लैब का म्यू ज्यादा है, तो रे किधर बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते ही अब ऐसा लगेगा कि ये रे आ कहां से रही थी? कहीं और से। इफेक्टिवली जहां से आ रही है वहां से नहीं लगेगी, बस ये हम कह सकते हैं। समझ आई बात? फिर ये रे और आगे चलेगी और इसका फिर से क्या होगा? रिफ्रैक्शन। पर इस बार ये बेंड करेगी कहाँ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो फाइनली हमें इमेज जो बनती हुई दिखेगी या हमें जो लगेगा कि ऑब्जेक्ट जहां रखी हुई है वो कुछ यहाँ आएगा। समझ आया? ओ डैश। तो बेसिकली दो सरफेस से दो बार क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो हम पढ़ चुके हैं। हमें यही पता करना है कि ये जो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कह सकता हूं? फॉर फेस ए बी, क्या आप एपरेंट डिस्टेंस निकाल सकते हो? एपरेंट डिस्टेंस, मेरी बात समझने की कोशिश करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी को इतनी डिस्टेंस दिख रही होगी। ए बी जो फेस है उसे तो ओ की डिस्टेंस दिख रही है कितनी? x। पर अगर कोई भी इस स्लैब के अंदर बैठा होता तो उसे कितनी डिस्टेंस दिखती हम वो निकाल रहे हैं। सिर्फ इस सरफेस को अगर आप देखो तो आप कह सकते हो d1 ये होना चाहिए x इंटू म्यू रिलेटिव। अब म्यू रिलेटिव इसीलिए मैंने बताया था, ध्यान से लिखना। इसमें रे जा रही है अपॉन किस में से आ रही है? रिफ्रैक्शन अपॉन इंसिडेंस μ1। समझ आया? फिर से किसके लिए होगा?
और फेस CD के लिए। CD को अब क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है? एक्चुअल डिस्टेंस इसे क्या दिख रही है बताओ, बता पा रहे हो? इसे T तो दिख ही रहा होगा। इमेजिन करो फिश वाला क्वेश्चन, मान लो फिश यहाँ पे होती तो अपने मीडियम वाला तो दिखता ही है, और ये दिखता D1 जो कि एक्चुअल नहीं है, समझ आ रहा है? तो क्या लिखता है T प्लस D1। तो अब जो दूसरी साइड बैठा हुआ आदमी है, सेकंड रिफ्रैक्शन के बाद उसे क्या दिखेगा? उसे दिखेगा D2। D2 कितना होगा? ये एक्चुअली जो है वो तो है ही y प्लस म्यू रिलेटिव, यानी जिसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है μ1, जिसमें से रे आ रही है, और इनटू डिस्टेंस दिख कितनी रही थी? बात समझ आई? तो ये D2 है जो डिस्टेंस उसे दिख रही होगी। बात समझ आई? इसी को सॉल्व कर लेते हैं। शिफ्ट हमें निकालनी है, पहले तो इनकी वैल्यूज निकाल लो। D1 तो x के टर्म में आ ही चुका है, D2 को भी अगर x के टर्म में निकालें तो आ जाएगा y प्लस μ1t बाय μ2 प्लस x नहीं है, x आ रहा है, x ही आ जाएगा। ठीक है ना? अब आप देख सकते हो ये उसे डिस्टेंस दिख रही है। एक्चुअल डिस्टेंस थी x प्लस वाई प्लस टी, और उसे दिखी x प्लस वाई प्लस μ1 अपॉन μ2 इंटू टी। तो कई बार फाइनल डिस्टेंस भी पूछ ली जाती है, वो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, पर इस तरह से नहीं करते बार बार, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसेस है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम याद क्या रखते हैं? हम सिर्फ शिफ्ट याद रखते हैं। शिफ्ट यानी कि इनिशियल डिस्टेंस जो थी, जो कि थी x प्लस वाई प्लस टी, माइनस फाइनल डिस्टेंस जो आपको दिख रही है x प्लस वाई प्लस μ1 बाय μ2 इंटू टी। समझ आया? तो शिफ्ट की वैल्यू जो यहां से मिलती है वो हमें मिल जाती है t इंटू 1 माइनस μ1 बाय μ2। ये x पे डिपेंड नहीं करती, ये y पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ थिकनेस ऑफ स्लैब पे डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा थिक आपकी स्लैब होगी उतनी ज्यादा शिफ्ट वो क्रिएट करेगी। समझ? शिफ्ट हुई किस तरफ है? टुवर्ड्स द स्लैब कह सकता हूं मैं। क्या शिफ्ट हमेशा टुवर्ड्स द स्लैब होगी? क्या होगी कंडीशन? फॉर्मूला दिख रहा है आपको? फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अगर μ1 छोटा है μ2 से, देखो जरा, अगर μ1 छोटा है μ2 से तो s कैसा आएगा? और हमने अपने डायग्राम के हिसाब से शिफ्ट किधर की थी? हमने तो लॉजिक से ही बनाया था ना। शिफ्ट किधर हुई थी? टुवर्ड्स द स्लैब। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब शिफ्ट टुवर्ड्स स्लैब है। और सिमिलरली μ2 अगर छोटा हो जाए μ1 से तो शिफ्ट कैसी आ जाएगी? यानी आपने जो सॉल्व किया उसका उल्टा। तो इस केस में शिफ्ट किधर होगी? अवे फ्रॉम स्लैब। ठीक है? अब यही चीज आगे चल के आपको क्लियरली समझ आएगी कि ये स्लैब नहीं होता। ठीक है? क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस आएगा, वो मैं ड्रॉ करूंगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ वो हमेशा याद रखो। सिंपल सा है। हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन किस चीज को देखते चले आए हैं अभी तक? इंसिडेंट रे। सेम चीज यहाँ पे याद रखो, शिफ्ट पॉजिटिव आएगी अगर μ1 छोटा है μ2 से, और शिफ्ट होगी टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। समझ आया? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और इसमें अवे फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, या ऑपोजिट लिख देना चाहिए। यहाँ पे तो डायरेक्शन मतलब एक है, रास्ते का नहीं। नहीं, ये याद रखना ना कि इंसिडेंट रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलेगी और तब स्लैब पे गिरेगी, है ना? या फिर आपको दी रही होगी कोई ना कोई डायरेक्शन। तो शिफ्ट का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया है? ये
इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर रिफाइन करने की कोशिश करें तो शिफ्ट का फॉर्मूला जो हम लिखते हैं क्या हो, इंसिडेंट रे लिखना चाह रहा था, तुमने बोल दिया बीच में, वही लिख दिया इंसिडेंट रे। ठीक है, शिफ्ट का जनरल फॉर्मूला अगर लिखना चाहें एस, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा टी 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव। पर ये म्यू रिलेटिव उस म्यू रिलेटिव से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 इंसिडेंस और 2 रिफ्रैक्शन हो रहे हैं। तो यहाँ म्यू रिलेटिव बड़ा ही ऑब्वियस सा है, ये होता है म्यू ऑफ स्लैब। स्लैब का आप रिलेटिव म्यू लिख रहे हो, अपॉन क्या लिखूंगा मैं, म्यू ऑफ सराउंडिंग। अब कई बच्चे यहाँ पे सोचने लग जाते हैं सराउंडिंग किसकी है, स्लैब की, पर ऐसा होता नहीं। समझ आ रही बात? तो मैं कर सकता हूँ आपका टाइम वेस्ट 2-4 सवाल करा के, उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि ये होती नहीं है सराउंडिंग स्लैब की, ये एक्चुअली होती है ऑब्जेक्ट की। क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, पर आप डायरेक्टली शुरुआत से यही चीज याद करो कि ये सराउंडिंग होती किसकी है, ऑब्जेक्ट की। हाँ, कोई जरूरी नहीं है, अभी क्वेश्चन करेंगे ना, मैं लिखवा दूंगा, रुक जाओ। ठीक है, ये जरूरी चीज है, थिकनेस ऑफ स्लैब। अरे याद क्या करना है तुम्हें, वापस से मैं एक चीज पूरी बता रहा हूँ, ये सब जो किया गया ये सब उतना काम का नहीं है। ध्यान में आपको सिर्फ एक चीज रखनी है, कभी भी स्लैब आती है आप हमेशा शिफ्ट निकालो। अगर आपको शिफ्ट मिल गई तो एपरेंट डिस्टेंस में मिल जाएगी कि नहीं, तो शिफ्ट के लिए हमेशा t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव का फॉर्मूला हमेशा होगा म्यू ऑफ स्लैब बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ आई, ये अच्छे से याद रखना। अगली चीज, शिफ्ट जो होगी वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की तरफ होगी। बात समझ रही, हमेशा, लेस के स्लैब का म्यू कम हो जाए सराउंडिंग से। अगर स्लैब का म्यू सराउंडिंग किसकी, ऑब्जेक्ट की, अगर स्लैब का म्यू सराउंडिंग से कम है तो बस ऑपोजिट टू इंसिडेंट रे। तो मेन चीज क्या रखनी है, शिफ्ट हमेशा ही किधर होने वाली है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, अनलेस कि स्लैब का म्यू सराउंडिंग से कम हो। देख लो, इनको लिखना था। क्या हुआ, चिंगम चिपकी हुई, चिपकी हुई है उसमें। हो गया ये कॉपी, ऑब्जर्वर की नहीं, उसमें भी आप उसको स्लैब ही मान लोगे, आई और स्लैब के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके हिसाब से, अभी देख लेंगे। ये वो आज एंथे लॉन्च हुआ है, मतलब ये मुझे भी पता नहीं, पर ये आकाश का एक नेशनल लेवल एग्जाम होता है स्कॉलरशिप के लिए। बाईजूस क्या लेना देना है, हर साल होता है वो, तो ऐसा थोड़ी बाईजूस में पैसे दिए गुब्बारे के इतने तो अपने पास भी थे। तो उसकी फोटो खींचती है, पता नहीं किसकी थी, बैनर लगाया होगा कोई बोले ही नहीं होगा शायद, फोटो में बोलते थोड़ी वीडियो थोड़ी, फोटो ही खींचती है बस, और कुछ नहीं होता। अपनी तो क्लास चल रही थी, अपन को आइडिया। चलो हो गया। थोड़ा वो सवाल तो नहीं कराऊं, एक स्लैब दे के शिफ्ट पूछ लो तो रहने ही देते हैं उसको, तो उससे अच्छा सवाल इस पे काफी बनते हैं तो मैं कराऊंगा।
सारे इस क्लास में हो भी नहीं पाएंगे। पहले देख लो क्या बना रहा हूँ, वरना पिटाना पड़ जाएगा। रे ऑप्टिक्स में लेंस भी आता है। लेंस प्रिज्म भी आता है। बिल्कुल चलेगा दोस्त, क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। क्या तो ये सब गायब कर दें तो फिर फायदा क्या है। जेई में तो कुछ भी पूछ लेंगे और तो उस समय तुम बद्दुआएं दोगे, अच्छा नहीं है ना। हाँ। आपको बताना है एक्स की वैल्यू ऑटो कॉलिमेशन के लिए क्या होता है, बताया था, ऐसा मत कह देना। बिल्कुल सही, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पर इमेज बन जाए उसे ऑटो कॉलिमेशन कहते हैं। जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा, मिरर से टकराएगी, फिर लौटेगी, फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर इमेज बनेगी। समझ आया? पर इतना लंबा सवाल है नहीं है, थोड़ा सोच समझ के करना है, 10 सेकंड का सवाल है मात्र, ठीक है। $60 सेंटीमीटर आंसर, 65 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 60 5 सेंटीमीटर से तो तो देखो ये शब्द आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले चीज यही आनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम जगह पे एक ही केस में बनती हैं, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखी गई हो। पर ऐसा सोच के देखो कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, अगर मैं ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पे रख दूं तो क्या मिरर पे जब रे आके गिरेगी तो मिरर को ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट 60 पे रखी है? नहीं, स्लैब ने कुछ ना कुछ शिफ्टिंग की होगी। तो यहां से अगर आप शिफ्ट निकालो स्लैब की, शिफ्ट, तो शिफ्ट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10 सेंटीमीटर 1 माइनस 1 बाय म्यू रिलेटिव, तो वो आएगी 5 सेंटीमीटर। और ये शिफ्ट किस तरफ की जाएगी? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो शिफ्ट भी इसी तरफ हुई होगी, यानी जो भी एक्चुअल डिस्टेंस होगी मिरर को उससे 5 सेंटीमीटर कम दिखने वाली है। बात समझे? अब मिरर को लगना ही चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो अगर आप 65 पे रखते हो तो मिरर को क्या दिखेगा? 60 दिखेगा, और रे इस तरह से जाएगी, देखो पाथ भी अगर बनाना चाहो तो, और वो इस तरह से जाके 0 डिग्री पे इंसिडेंट होती है और मिरर अपना, वो रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि रे आई यहां से है, जो कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप तो मिरर को ऐसा मान लो ऑब्जर्वर है ना, टू मिरर रे must appear to originate from center of curvature।
एक्स की वैल्यू जो होनी चाहिए हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस शिफ्ट, यानी कि 65 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? आप सोच के देखो बेटा, अगर आप इस तरफ हो, आप राइट साइड पे हो, तो आपको शिफ्ट किधर हुई दिख रही है, किधर होती हुई शिफ्ट दिखेगी? इस तरफ। अब मिरर कब जो रे आ रही है उसको एज इट इज वापस भेजेगा? जब उसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो आपको लगना चाहिए कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, यानी 60 सेंटीमीटर दूर। पर वो तो शिफ्ट के बाद ना, तो शिफ्ट से पहले एक्चुअली रहा क्या होगा, 65 रहा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। फाइंड द शिफ्ट एंड इट्स डायरेक्शन। कितनी शिफ्ट होगी और किस तरफ शिफ्ट होगी? राइट लेफ्ट बताना है आपको। ठीक है, सब में स्लैब थिकनेस सेम है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ म्यू दिया गया है 1, यहाँ म्यू दिया गया है 2। ऑब्जर्वर हमेशा दूसरी साइड है, ठीक है, ये तो ऑब्वियस है ही। क्लास वाले दो भी बना लो।
फर्स्ट आ गया। 5 सेंटीमीटर, फ्लैटेंड में 5 सेंटीमीटर, डायरेक्शन नहीं बता रहे तुम साथ साथ। 5 सेंटीमीटर नहीं ऐसे नहीं बेटा, राइट या लेफ्ट, राइट या लेफ्ट, राइट। ठीक है। तो शिफ्ट आप सिंपली लिख दोगे टी 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो शिफ्ट आ गई यहाँ से 5 सेंटीमीटर और इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी यानी कि राइट की तरफ शिफ्ट होगी। अगला सेम है, रेशियो सेम है कि नहीं। शिफ्ट सिंपली लिख सकते हो 10 1 माइनस 2 बाय 4 स्लैब का बाय सराउंडिंग। तो शिफ्ट आ गई अपने पास 5 सेंटीमीटर राइट। सी 10 सेंटीमीटर लेफ्ट में, इसमें शिफ्ट लिख देंगे 10 1 माइनस 1 बाय म्यू ऑफ स्लैब बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग। तो शिफ्ट आ गई है -10 सेंटीमीटर, यानी कि आप कह सकते हो शिफ्ट है 10 सेंटीमीटर लेकिन इस बार लेफ्ट। और आप देख भी सकते हो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि म्यू कम था स्लैब का सराउंडिंग से। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। फोर्थ 20 by 20 सेंटीमीटर राइट, 20 by 3 राइट। सबका आया। क्या लिख देंगे, शिफ्ट ये हो जाएगा 10 1 माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग 1 बाय म्यू ऑफ स्लैब 3। कितना आया 20 by 3। और किधर आएगी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो कि राइट है। ऑब्जेक्ट देखने से, ठीक है ना, सिर्फ इंसिडेंट रे देखना। कोई कंफ्यूजन। ई 10 सेंटीमीटर 10 शिफ्ट centimeter. लिख 1 माइनस 4 बाई 2 यानी शिफ्ट आ जाएगी कितनी -10 सेंटीमीटर। और होनी किधर चाहिए थी ये राइट में, लेकिन कहेंगे हम माइनस है क्योंकि, तो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट। एफ कोई शिफ्ट नहीं होगी क्योंकि मीडियम ही नहीं बदला है। कोई दिक्कत। आगे लिखिए कंपोजिट स्लैब सिस्टम। कंपोजिट स्लैब सिस्टम का मतलब होता है एक से ज्यादा स्लैब्स अगर दी हुई हैं और आपसे पूछा जाए कि कितनी शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसमें दो केसेस आते हैं। पहला केस और ये दूसरा केस। ड्रॉ मत करना, पहले देख लेना। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन हमें दी हुई है। दोनों में डिफरेंस बस ये है कि एक बार एक केस में तो स्लैब्स क्या है आपस में कनेक्टेड है। मैं कह देता हूँ इसकी थिकनेस मान लो T1 है, इसकी थिकनेस T2 है और इसकी थिकनेस T3 है। मान लेते हैं यहाँ μ1 है, यहाँ भी μ1 है, यहाँ μ2 है। μ1 μ2 μ1 T1 T2 और T3। ऑब्जेक्ट यहाँ रखी गई है और आप यहाँ से देख रहे हो।
सिमिलरली यहाँ ऑब्जेक्ट है और हम यहाँ से देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ दोनों ही केसेस में शिफ्ट में कुछ डिफरेंस आएगा या सेम रहेगी। और ऑब्वियसली यहाँ ऑब्जर्वर का म्यू में म्यू नॉट दे देता हूँ। बोलो आएगा क्यों डिफरेंस आएगा? ऐसे नहीं होगी ना। निकलना था फिर आप ऊपर अरे मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, तुम सोच के बोलो ना आराम से, तुम लोग भी चुप क्यों हो जाते हो? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा भाई? शिफ्ट पे एक्स और वाई या एक्चुअल डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपको पता है कि नहीं? अच्छा, पहली वाली शिफ्ट अगर यहाँ पे लिखनी हो S1 तो क्या लिखेंगे? T1 1 माइनस म्यू नॉट बाय म्यू वन। बात समझ आई? स्लैब का म्यू वन है, सराउंडिंग का म्यू नॉट है। S2 T2 1 माइनस म्यू नॉट आएगा कि म्यू वन आएगा? सेकेंड स्लैब तो यहाँ जो गलती होती है वो क्या होती है? बच्चे क्या ले लेते हैं? सेकेंड स्लैब की सराउंडिंग में म्यू वन। इसीलिए वहां पे क्या लिखाया गया कि सराउंडिंग किसकी देखनी है? ऑब्जेक्ट की, ना कि स्लैब की। तो स्लैब की सराउंडिंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आई? तो ये चीज याद रखना। हो गया। शिफ्ट 3 बोलो। T3 अब बताइए कि अगर स्लैब सेपरेटेड हो या स्लैब आपस में जुड़ी हुई हो, कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि मीडियम जो हम देख रहे हैं वो किसका देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट का। तो स्लैब के आसपास क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? देख लो। ठीक है ना? ठीक है, नीचे स्टेटमेंट लिख लेना। नेट शिफ्ट इन बोथ द केसेस इज सेम। शिफ्ट तो ऐड होगी। हाँ ये भी लिख लो भाई। एस नेट क्या हो जाएगा? साइन के साथ, अगर नेगेटिव आए तो नेगेटिव रख देना उसमें, है ना? एस नेट क्या लिख दिया जाएगा? S1 प्लस S2 प्लस S3। कैसा? क्या लेंगे बताओ? तो आप एक एक करके देखो। एक्सप्लेनेशन यही है, वो म्यू नॉट पे डिपेंड होता है, वो कट जाता है। जो भी साइड का मीडियम होगा स्लैब के, जैसे मैंने दो के लिए करके दिखाया, दो फेस के लिए, वैसे यहाँ पे आप समझ रहे हो? सेपरेट कर दोगे तो 1 2 3 4 5 6 6 फेस के लिए करो, फिर नेट लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, वो कट जाएंगे आपस में। इसके लिए S2 के लिए भी आएगा, करके देख लो आप, सेम आएगा। दोनों ही केस में ले लो। इसमें μ1 से इंसिडेंस होगा, μ2 में रिफ्रैक्शन होगा। मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा क्योंकि चैप्टर वैसे ही अपने आप बड़ा है।
चाहे तो उसे प्रूव भी कर सकते हैं, घर पे करके देख लेना, 2 स्लैब ले लेना और नेट शिफ्ट निकाल के देख लेना। ठीक है, क्लियर है ना? चलो आगे अगली क्लास में करेंगे।